Now coming to the next article, we were talking about the comment of the Dhankar Sahab, our Vice President of India. He said Parliament not amenable to intervention from executive and judiciary. He said that Parliament is supreme, but I think I disagree with him regarding this. Parliament is found to be limited by the Constitution, values, and principles, and Supreme Court is the not only sole, it is the final interpreter of the Constitution. तो लेकिन there has to be some separation of powers and duties between the Parliament and Supreme Court. तो वो रिस्पेक्ट करना चाहिए सबको. बस ओवरऑल यही है इसका. क्लाइमेट समिट बात कर चुके. हरियाणा मेक्स गर्ल्स कॉलेज एजुकेशन फ्री. ये क्या स्टेप है कि द फीस फॉर प्राइवेट कॉलेजेस एप्लीकेबल विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कॉलेज एजुकेशन बहुत फेमस होता है, हायर एजुकेशन ये बात हो रहा है. क्या ये फ्री होना चाहिए? आचे, दिव्या और किसी को ये बोलना. सोच इट कैन बी, क्यों? मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है ना, उनके लिए मतलब ये पॉजिटिव है हाँ कि तो वो गर्ल फ्री सिर्फ क्यों है? में गर्ल क्यों है एक्सेस फिर? टू एजुकेशन, गर्ल क्यों है? पूरे से प्योर तो मेल भी होते हैं, बिकॉज उनकी ट्रांसजेंडर भी हो कंडीशनिंग थोड़ी सकते हैं. अलग. हो सकता है, बट इन्होंने क्यों चूज जस्टिफाई किया वो मैं बता जस्टिफाई दूं. करो, हाँ जी, जस्टिफाई. हाँ जी. बिकॉज कंडीशनिंग थोड़ी अलग होती है इन द विलेजेस. तो हिसाब से मतलब मेल को फिर भी मतलब चांस मिलता है, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे सोसाइटी में अभी भी फीमेल को चांस नहीं दिया जाता है कि वो पढ़े. तो हाँ उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और प्रमोट कर रहा है ठीक है, ये इस आइडिया को. ठीक है. तो आई पार्सली डिसएग्री विथ यू हियर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बात हो रहा है यहाँ पर स्कूल लेवल 12th स्टैंडर्ड एट 18 ईयर्स, 18 ईयर्स तक. उसके बाद का बात हो रहा है कॉलेज एजुकेशन फ्री. ऐसा नहीं कि यहाँ बात किया जा रहा है कि आपको फीस को छोटा कम कर दोगे, ऐसे आज किया जाता है ना कि इतने फीस 45,000 है तो 10,000 दोगे, ऐसा कुछ नहीं. फ्री डायरेक्टली. प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडेड, प्राइवेट कॉलेज भी इंक्लूडेड. मतलब प्राइवेट कॉलेज का फीस ही बहुत ज़्यादा होता है, 20 लाख हो सकता है, 15 लाख, कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या सही में ऐसा हो पाएगा इम्प्लीमेंट? इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज हमें भी फाइनेंसिंग चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. तो और आई फिर डोंट थिंक गर्ल्स सो. एजुकेशन है, ट्रांसजेंडर का बात नहीं किया, मेल का बात नहीं किया. मेल भी तो गरीब है, गरीब का बात हो रहा है ना यहाँ हम्म पर सिर्फ. सबको तो लेके चलना चाहिए. सबको. तो आई बट थिंक आई थिंक इसको हम हरियाणा लिमिटेड पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. यहाँ कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था इसलिए बात हो रहा था, एजुकेशन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर. कॉलेज 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 हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन को मेरे अनुसार, मतलब मैं थिंक करता हूँ, आप डिसएग्री कर सकते हो, वहाँ फ्री नहीं होना चाहिए. लोअर एजुकेशन आई थिंक 12th स्टैंडर्ड तक फ्री होना चाहिए सबके लिए, अगर मेरे बेसिकली ओपिनियन. ये बीपीएल फैमिलीज को लेके आ रहे हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन को, और उसमें भी गर्ल्स को टारगेट किया. तो जहाँ फ्रीबीज को हम वेलफेयर स्टेट से देख सकते हैं, तो ये तो वेलकम मूव हो सकता है. क्योंकि हरियाणा में गांवों में अगर जाके देखें तो लोग नहीं जाते. मेवात जैसे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ पाती लड़कियां उस तरह से आगे. तो हो सकता है अच्छी मूव. ठीक है इसमें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी है इसमें फ्री आई थिंक. और फॉर ऑल विमेन लिखा हुआ है, कहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि बीपीएल का इंक्लूड है इसमें, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को लिया. ऑल्सो कवर हाफ ऑफ द कॉलेज फी. देखो हाफ ऑफ द कॉलेज फी आ गया ना यहाँ पर. वही सोचे कि जो लिखा रहता है ना सामने डिफरेंट होता है. ठीक. इवन उन्होंने टारगेट भी करा 1.2 लाख से 1.8 हाँ. लाख तक जिनकी फैमिली इनकम है, उनको लिया गया सिर्फ बीपीएल फैमिलीज को. ठीक है तब ठीक है, मुझे हाफ है किसी में ऐसे है टारगेटेड है. रूनाना का बात कर चुके हैं इसमें कि रिलेशन ऑफ ट्रुथ, निर्गुणा भक्ति, और ये कंटेम्प्रेरी टू द बाबर 14 से 15 सेंचुरी में थे, 15-16 सेंचुरी के बीच में.
यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ द गुरु नानक जी, ओमकार सतनम, फिलोसफी ऑफ एक ओमकार, वननेस ऑफ गॉड, ओनली थिंग इम्पोर्टेंट। कास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां भी कास्ट है आज सिख में के अंदर भी। तो नाम जपना, कीर्तन करनी, और वन चकना, शेयरिंग विद अदर्स। तो शेयरिंग एंड केयरिंग, सेवा भाव, इसको प्रमोट किया गया था। नगर कीर्तन इंपॉर्टेंट, लंगर इज इंपॉर्टेंट, कीर्तन इज इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी को प्रमोट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ दाल रोटी इन्फ्लेशन, ये बात कर सकते हैं पहले। वी आर ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल विथ आवर फुट ऑन द एक्सेलरेटर। ये बताओ। ये क्लाइमेट चेंज हम्म। के उसमें हो सकता है कि जो स्टेप लिए जाने चाहिए, जो डिसाइड किए गए हैं कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, कार्बन एमिशन को कम करना है, तो उनके ऊपर भी जो वर्क नहीं किया जा रहा, जो चीजें हो चुकी है उनके बावजूद भी जो रोकने के लिए स्टेप है उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो उसके ऊपर बोला जा सकता है कि फुट ऑन द एक्सीलेटर। की इतनी क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज होने के बाद भी उस चीज को सोल्व करने की बजाय जो स्टेप लेने चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे जितना होना चाहिए उतना। सही बात है, ट्रू, वही है ये कि क्लाइमेट हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। आज भी जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग था $100 बिलियन का एज प्रॉमिस बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, उसके बाद फिर कार्बन क्रेडिट बॉन्ड है वो भी यूज नहीं हो पा रहा है। टैक्सेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना तो वो भी नहीं कर पा रहे, तो हेल्थ की तरफ जा रहे हैं और एक्सीलेटर मार भी रहे हेल्थ की तरफ जाने में। वही बात है, हम लोग को और जल्दी काम करना होगा तो मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस किए थे कि। तो नेक्स्ट आर्टिकल बाय अशोक गुलाटी जी, ए फेमस पर्सन है विद रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर। इनका जो भी आता है आर्टिकल, इसको हमेशा से थोड़ा अवेयर सिटीजन और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर देखना चाहिए। वो बात करते हैं कि हमेशा इलेक्शन आता है तो प्रोमिस दिया जाता है कि मैं एमएसपी बढ़ा दूंगा, और स्वामीनाथन फॉर्मूला प्रिंसिपल है, जो क्या प्रिंसिपल था कि कॉस्ट A2+FL अभी कम है। तो बात करते हैं कि कॉस्ट A2+FL मतलब क्या हुआ कि जो अपना जो इनिशियल कॉस्ट होता है एक पैडी को उगाने में, हार्वेस्ट करने में, वो कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, इसका अभी 50% एक्स्ट्रा मिलता है। जो कॉस्ट और फैमिली लेबर जो इनपुट हुआ, इसका 50% इंक्रीज करके ये एमएसपी तय होता है अभी, प्लस माइनस सब 23 क्रॉप के लिए। लेकिन बात करते हैं, सुब्रमण्यम बोलते हैं कि और इसमें ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो बात हो रहा है एग्री मार्केट में, बात होता है यहाँ पर। फिर पीएम किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है एक तरह से बाय द सेंटर। राइथु बंधु तेलंगाना में, कालिया है उड़ीसा में। तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स है डायरेक्ट बेनिफिट। पीएम किसान में 2,000 रुपया 3 टाइम मिला जाएगा साल भर में, तो अप्रॉक्सीमेट 6,000 रुपीज पर ईयर। तो ऑलरेडी फूड सब्सिडी भी 2 लाख करोड़ रुपीज है, एमएसपी भी ज़्यादा है इंडिया में। तो ये बात करते, हमेशा बात करते हैं कि एमएसपी को बढ़ाना चाहिए, सब्सिडी को कम करना चाहिए, और ओवरऑल डायरेक्ट बेनिफिट को प्रमोट करना चाहिए, और प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इससे को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए रादर देन कि यूरिया सब्सिडी। हमेशा यूरिया सब्सिडी की एक काउंटर पॉइंट देते हैं, तो एक अच्छा रहता है। तो फार्म लॉ के सपोर्ट की उम्मीद है ये उस समय, जिस समय फार्म लॉ आया था। नेक्स्ट आर्टिकल इस रबी, राबी में अनसर्टेनिटी है। दाल रोटी इन्फ्लेशन, दाल रोटी का मतलब हर एक गरीब आदमी तक दाल रोटी का जो एक लास्ट टाइम कॉस्ट है वो कितना बढ़ा हुआ। तो केन बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र कहाँ कहाँ पर है, तो ये जगह पर है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर शुगर केन का होता है। एल नीनो कैसे इम्पैक्ट करता है, तो एल नीनो करुणा प्लीज स्पेसिफाई इन 1 to 2 लाइन्स, एल नीनो है क्या। बेसिकली जो सरफेस वाटर होता है उसकी जो अनयूजुअल वार्मिंग होती है, एंड ये स्टार्ट होता है ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में, एंड फिर ये एक वार्म फेस क्रिएट करता है जिसकी वजह से इम्पैक्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर को। एल नीनो एक तरह का, एल नीनो ला नीना दो होता है। एल नीनो
तब होता है जब जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो स्लो हो जाता है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, और जो गर्म सरफेस वाटर रहता है जो, वो कलेक्ट हो जाता है पेरू के साइड में, तो बारिश वहीं पर हो जाता है। इंडिया तक बारिश तभी हो पाएगा ना जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ले करके आएगा वैसा वार्म वेदर बाकी सबको। लेकिन वैसा हो नहीं पाता है, वहीं बारिश हो जाता है तो बच जाते हैं, यहाँ पर सूखा का समय आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और ओवरऑल इंडिया रीजन में। तो एल नीनो खराब होता है इंडिया के लिए, और लाल नीना उल्टा होता है इसका, कि जब ट्रेड विंड बहुत स्ट्रांग होता है तो जो गर्म जो वार्म सरफेस वाटर होता है पेरू के अराउंड, पेरू मतलब साउथ अमेरिका, वहां से उठ करके धीरे धीरे आ जाता है फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ में, वहां बारिश होता है और इंडिया में बारिश होता है। तो लाल नीना अच्छा होता है इंडिया के लिए मानसून के लिए। तो एक शॉर्ट फॉर्म में ये। तो हम लोग बात किए थे कि ग्लासगो में कहते फेज डाउन कूल, फेज आउट नहीं करने की बात होता है, उसी की बात होगा। ग्लासगो में वो 26 में हुआ था, वही सेम चीज 27 में हुआ था, 28 में वही होने वाला है। यूएनएफसीसीसी बात करेगा ग्लोबल स्टॉक कार्बन स्टॉक और कैसे हम लोग एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मैं इतना ही कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, ये होता है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, सबका अपने डिसाइड करो कितना करना है उसके हिसाब से, और सबका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम करते रहो ओवर द पीरियड। ये एनडीसी होता है। हर बार 5 साल में बोला गया 5 बार, हर 5 साल में एक बार एक रिव्यू होगा कि आप कितना कम करो, आप कितना, आपका पहले बोला गया था कि आप 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम करोगे, लेकिन इस साल देखा गया कि 1.2 है तो आपका बढ़ गया, तो आप कम करो। उस पर असेसमेंट होगा हर 5 साल में, तो अभी होगा इस पर असेसमेंट दुबई में। फिजिकल डेफिसिट टारगेट, फिजिकल डेफिसिट मतलब कि आपका लोन लेते हो हमेशा, जो गवर्नमेंट का बजट होता है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हो तो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, तो उसका टारगेट ब्रीच हो जाता है। लेकिन बात हो रहा है कि सेंटर इज ऑन कोर्स टू मीट इज फिजिकल डेफिसिट टारगेट, हमेशा बात होता है कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट को कम किया जाए, 3 पॉइंट के अंदर लाया जाए। लेकिन तो कैसे होगा, वो धीरे धीरे होगा ओवर द ईयर्स। लेकिन अभी हो नहीं पाया क्योंकि कोविड आ गया, कोविड के समय और ज़्यादा सरकार ने खर्चा कर दिया यूरिया सब्सिडी पे, फूड सब्सिडी पे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक सेक्टर सब में, तो फिजिकल सब्सिडी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 5.9 बढ़ चुका था। तो अभी एक साल के अंदर में पिछले साल का जो बजट आया था उसमें मनरेगा में कम पैसा डाले, और फिर यूरिया सब्सिडी भी कम की, तो उसके कारण फिजिकल डेफिसिट धीरे धीरे कम हुआ, तो 4.5 के आसपास अभी। तो 3.5 टारगेट होता है अप्रोक्सीमेटली अभी, तो बढ़ना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस कोई स्कीम नहीं आला है। तो फिर हम लोग ये बात करते हैं कि ये है सिर्फ स्पेशल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी में थे ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कुछ कुछ कीवर्ड ले सकते हैं इसमें आर्टिकल में से। तो 26/11 हुआ था, तो आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, कैसे रिमेम्बर करे, भूल नहीं जाए, रिमेम्बर करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो जब 9/11 हुआ था अमेरिका में तो वहाँ पे चेंज हो गया था पूरा पॉलिसी, वैसे इंडिया में 26/11 के बाद भी चेंज हुआ। तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वहां पर बनाया, इंडिया में भी वैसे ही हुआ। कोस्टल इंडिया का जो कोस्ट लाइन है इसको भी इम्प्रूव किया गया कोस्टल गार्ड के द्वारा, और मार्कोस नेवल कमांडो को बुलाया जाता है, ऐसे स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो को बुलाया जाता है, वैसे ही मार्कोस मरीन कमांडो हो गया, तो उनका भी गठित किया गया। और फिर एनआईए का आया, बॉम्बे पुलिस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और हमने पढ़ा था कि कैसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मतलब कि एक होता है कि इंटेलिजेंस कलेक्टेड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ आईबी एक्सेट्रा, एक होता है ओपन सोर्स मतलब सोशल मीडिया से ऑनलाइन से सोर्स इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, उसको बढ़ा दिया गया। और एक्स्ट्रा नहीं दिया, बस सी बॉर्न अटैक को रोकने के लिए पेट्रोल, जॉइंट पेट्रोल बाय द नेवी एंड द कोस्टल गार्ड, इसको किया गया। इलाहाबाद एचसी टू एमएलए एमपी कोर्ट, ये क्या है, एमएलए एमपी कोर्ट क्या है ये, करूँ ना। बेसिकली क्या है कि एमएलए एमपी है ना, उनके अंदर में जो केसेस जो भी, तो ओके। पहले बोला गया था कि जल्दी से जल्दी स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए जिसमें जो केसेस है एमएलए एमपी के अगेंस्ट में वो जल्दी से जल्दी
इसको सॉल्व करिए। तो उसके हिसाब से स्पेशल कोड बनाया गया था एमएलए एमपी के लिए। तो वही बात की है कि अर्जेंट मत करो अनटिल अनली एक्सेप्ट सर्टेन रीजन। और स्टेटस रिपोर्ट बताइए कि कितना केस सॉल्व हो चुका है, कितने लोगों का आपने प्रोसीडिंग किया, कितने लोगों को तो कन्विक्शन किया, उसका स्टेटस बताइए। तो जो भी पनिशेबल केसेस है 5 years एंड मोर, वो सब में आप एडजमेंट नहीं कर सकते। एडजमेंट मतलब तो कि उसको अभी रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते कुछ समय टेम्पररी रीजन के कारण, अनटिल देर इज ए रेयर एंड कंपेलिंग रीजन। कुछ स्पेसिफिक रीजन हो, रेयर रीजन हो, तब उसके अलावा नहीं कर सकते। तो सेशन जज रहते हैं जो वही करते हैं। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी दिया गया कि आप कैसे इसको कंडक्ट करें कोर्ट को। तो बेसिकली स्पेशल कोर्ट हो गया फॉर द ट्रायल्स ऑफ द एलिगेशन अगेंस्ट द एमएलए एंड एमपीज, क्रिमिनल एक्शन जिस पर हुआ था। तो इसमें कैसे होता है जजमेंट, वो बात लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया असाइंस एंड लिस्ट द केसेस, और एक रोटेशन होता है अंदर में भी, उसके कारण जजमेंट होता है। फिर और बेसिक अपना अपना दिया हुआ है इसमें। हेट स्पीच डिफाइन नहीं है अभी तक। फ्री स्पीच का इशू है जुडिशरी में। युवा पे वो स्ट्रिंजेंट है। बेल प्रोविजन कम है। बेल एक्ट इंडिया में भी नहीं है। देर इज नो प्रोविजन फॉर बेल एक्ट, स्पेसिफिक बेल एक्ट। कोलिजियम सिस्टम पर क्वेश्चन उठता है कि इट इज रन बाय स्मॉल क्लब ऑफ कोलिजियम, उसको कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाएं। फाइनेंशियल एसेट डिक्लेयर करना चाहिए, सीजे ने किया था, लेकिन अभी कुछ कुछ अभी डायरेक्टली नहीं होता है, डैशबोर्ड नहीं है अभी उसके हिसाब से। आरटीए के अंदर में आ गए सीजे और बाकी सब जज, लेकिन बाकी नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस का इशू है, जुडिशियल एक्टिविज्म का इशू है इसमें। हेट स्पीच और फ्री स्पीच है क्या? ऐसे स्टालिन ने सनातन धर्म के ऊपर भी बोला था, वैसे ही हरिद्वार में भी हुआ था एक। तो वो सब हेट स्पीच के अंदर में आएगा कि कैसे फ्री स्पीच के अंदर में, वो कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए भी करना चाहिए। तो ये बात। टेरर अटैक दैट लेड टू द चेंज, टाइटर इंटेलिजेंस ग्रिड, लीगल टीथ। तो क्या क्या किया हुआ है? तो अच्छा है, इसको 1 मिनट के अंदर में लेते हैं। पाकिस्तान वेस्ट और डिविडेंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट। तो इंडिया ने रिस्ट्रेंट पॉलिसी यूज किया था, इंडिया ने अटैक नहीं किया। इंडिया ने एक जॉइंट कोऑपरेशन किया विद अदर कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्री, इसराइल हो गया, यूएस हो गया अलग, और दुनिया भर में एक डिप्लोमेसी, फॉरवर्ड डिप्लोमेसी बोलते हैं, अग्रेसिव डिप्लोमेसी किया ताकि पाकिस्तान को कैसे दोषी ठहराया जाए। तो कौन लोग थे? हक्कानी। हक्कानी बेसिकली ग्रुप है पाकिस्तान में जो एलईटी, लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क है, वो प्रमोट करता है जिहादिज्म वर्ल्ड वाइड में। लेकिन उसका मकसद है कि कश्मीर को कैसे वापस ले इंडिया से। तो पाकिस्तान एज ए परपरेटर, तो कसाब का इमेज हो गया, उसको कैसे प्रमोट किया गया हर जगह, बात किया गया डिप्लोमेटिक चैनल से। तो ये हो गया बात कि कैसे क्या किया गया इंडिया के द्वारा आफ्टर 26/11। कोऑपरेशन कैसे किया गया गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, एक्सेट्रा। और इंडिया ने बाद में फिर क्या किया? उरी अटैक, उरी स्ट्राइक किया 2016 में, बालाकोट किया 2019 में। तो क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया का, लेकिन इंडिया ने जो दिखाया था स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। तो प्रवेश, आप ये इस वर्ड को यूज कर लेना, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। मतलब कि रिस्ट्रेंट ऐसा गलत शब्द नहीं है, नॉन वायलेंस है लेकिन गलत शब्द नहीं है। वो एक तरह से बताया कि इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली सोच समझ के रिस्ट्रेंट फॉलो किया। एक बार कर दिया लेकिन बार बार नहीं करेंगे, वो दिखाने की कोशिश किया। और इसके कारण उरी अटैक में जब हुआ इंडिया में, तब जाके इंडिया ने एक तरह क्रॉस बॉर्डर एक ऑपरेशन किया गया। फिर इंडिया ने अगेन यूज्ड एयरक्राफ्ट टू अटैक इन पालाकोट। पालाकोट रीजन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कंट्री रीजन, वहां पर। अब आते हैं इसमें कि टाइटर क्या किया इंस्टीट्यूशन लेवल पर और लीगल लेवल पर, क्या क्या किया। तो यूआपीए में चेंजेस लाया, एनआईए एक्ट बोले, वो गठन हुआ 2008 में। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ये बनाया गया। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स का बात किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आर्ट ऑफ इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो
हब है वो इस्टेब्लिश किया, 4 रीजनल हब अक्रॉस द कंट्री। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन किया गया, हर एक ताकि जो आपस में इंटेलिजेंस है ना, एक डिपार्टमेंटल एक कोऑर्डिनेशन का इशू होता है, तो वो हटाने के लिए बनाया गया। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, कैमरा लाया गया हर जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इंडिया में। एक कैमरा से कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम बात कर सकते हैं, हम फेशियल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो होम मिनिस्ट्री ये सब लाया था। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन विद एफबीआई भी किया गया। फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स में ग्रे लिस्ट में डाला गया पाकिस्तान को। तो इंडिया ने अटैक छोड़ करके बाकी सब मेजर्स लिया, बाकी सब मेजर्स लिया इंडिया ने। और बताना, कुछ क्वेश्चन पूछना, एनीवन? नहीं। तो ये इन्फ्लुएंजा का बात कर रही है, इसको एक बार ले लेना, निमोनिया। अच्छा, यस ओके। स्ट्रेस्ड अनसिक्योर्ड लोन्स इन बैंक कैसे बढ़ गया है पहले, और उससे कैसे इम्पैक्ट होता है एनपीए। और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाता है इलीगल लेंडिंग से, डिजिटल लेंडिंग में फ्रॉड ही बढ़ता है, अनसिक्योर्ड लोन बढ़ता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ने डायरेक्शन दिया कि आप कैसे कम करो। 93,000 करोड़ रुपीज है बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन। बेसिक डिफरेंस क्या होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स में? सिक्योर्ड लोन होता है डायरेक्टली आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो या तो एनबीएफसी के थ्रू किसी और कंपनी को देगा, या फिर ऐसा कंपनी बैठाया गया है कि वो लोन देने वाला है। तो अ, उसी का है। और स्पेसिफिक दिख रहे हैं, आप सर्च करके देख सकते हो। वन मोर डिफरेंस इज देयर कि कोलेटरल नहीं होता अनसेक्योर्ड कोलेटरल, लोन में हाँ, ना। कोलेटरल हो हम्म। जाए, ऐसे मुद्रा लोन हो गया, और भी हो सकता है। तो कोलेटरल नहीं होता इसमें, ट्रू। कैपेक्स, कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट मतलब कि बाहर से लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में कि मेरे को पैसा कमाना है, बस उनका सोच यही रहता है, कैसे भी पैसे कमाना है, इन्वेस्ट करते हैं, खत्म। लेकिन एफडीआई जो होता है वो बोलते हैं कि मेरे को इस्टेब्लिश करना है, इक्विटी में जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इंडिया ग्रोथ में, इंडियाज ग्रोथ में। तो एफडीआई इज डिफरेंट फ्रॉम एफपीआई। I think we have finished this paper. We can take a financial expression. Now coming to the Indian financial expression newspaper. मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है? तो गुजरात में सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट इंडिया में। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, वेस्ट में हमारे जो आईटी मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, और डोमेस्टिक मार्केट में $33 बिलियन, और एक्सपोर्ट इवर अराउंड ओनली $11 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल का बात कर रहे हैं यहाँ पर। मोबाइल फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू इट इज ऑलरेडी ओनली $2 बिलियन, एक्सपोर्ट ऑन $40 बिलियन है। वैल्यू टर्म्स इंडिया डोमेस्टिक वैल्यूटेशन अराउंड 15 to 18%, 8-9 years। तो इसको प्रमोट करना चाहिए। और एक बस खतरा ये होता है कि प्रमोट एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में कि जो इकोनॉमी है ना, इट इज बेसिकली टाइड टू द डेवलप अदर मार्केट्स। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगा तो इंडिया में भी आएगा, तो उससे जॉब इम्पैक्ट भी हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पायलट, तो ऑटोमेटिक सिस्टम आएगा एरोप्लेन ये सब में, तो इससे पायलट को भी एक आसान हो सकता है, और बाकी सब में भी।
कि जैसे टेक ऑफ फेज होता है और लैंडिंग फेज होता है, बहुत रिस्की होता है पायलट के लिए, तो इसमें हेल्प कर सकता है। लिखा हो ना, व्हेन विल एआई बी क्रूजिंग एट हाइट ऑफ 20,000। एआई इसी का बात कर रहे हैं ना, एआई क्या एयरक्राफ्ट। हाँ, एविएशन सेक्टर की हो रही। 30% एविएशन जंप। सेक्टर में पायलट की बात ना करें, अगर हम एयरपोर्ट की भी बात करें तो वहां पे भी एआई का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल चेक इन्स में हम यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोसेसेस में, बैगेज हैंडलिंग में, जिससे और ज्यादा स्पीडी हो जाएगा प्रोसेस। और हम लोग जो वेट करते हैं 1.5 आवर 2 आवर्स कभी कभी, तो फेशियल रिकॉग्निशन से डायरेक्टली डीजी यात्रा उसको प्रमोट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। स्टेट टैक्स रिजर्व शेयर है, इनका भी 30% जंप हुआ है। नो एक्स्ट्रा ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू डिस्पाइट टैक्स डेवल्यूशन अगेंस्ट द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इतना था पहले 27 था, वो बढ़ के 30.4 आ चुका है। टैक्स डेवल्यूशन सही बात है, नो एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू, तो ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। टैक्स शेयर स्टेट शेयर एंड डिविजिबल पूल ये बढ़ते जा रहा है, मतलब कि कैसे आप टैक्स लेते हो, कैसे डिवाइड करते हो, देते हो बाकी सब स्टेट के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज को या स्कीम्स को, उसका बात करता है डेवल्यूशन, तो बढ़ा है ओवर द ईयर्स में। अब डेवलपिंग इंडिया सीज इट्स विश्वमित्र, विश्व गुरु पहले बोलते थे, अब विश्वमित्रा बोलते हैं, हर बार नया बोलते हैं। तो विश्वमित्र आई थिंक इज अ मोर साउंड वर्ड देन विश्व गुरु, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। $80 to $90 है पर बैरल। एक बैरल में कितना लीटर होता है एनीवन? हमेशा बैरल देखते हैं। 158 लीटर्स होता है 1 बैरल। ट्रू। अब पाम ऑयल एंड कोल इट इज अकाउंटिंग फॉर 60% ऑफ इंडिया ट्रेड डिफिसिट एशियन। एशियन कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज है? एशियन म्यांमार है उसमें? म्यांमार नहीं नहीं है, है। मलेशिया है। ताइवान है? नहीं है। ताइवान नहीं है। ताइवान गलत मत कर देना वहां पर एग्जाम में। और जहां तक म्यांमार का है, म्यांमार भी है एशियन कंट्री में, ठीक है। तो म्यांमार है। हाँ, रहेगा ना, म्यांमार से सब है। अगर याद करना है तो सोचो दिमाग में कैसे लोग दिखते हैं, सबको ही, अपार्ट फ्रॉम ताइवान एंड बाकी। तो वहाँ पे जो डेफिसिट है पाम ऑयल का, पाम ऑयल कहाँ से आता है? मलेशिया एंड इंडोनेशिया। और बस ये इम्पोर्टेंट है। ये बात कर चुके कि ऑल इंडिया ड्यूटी सर्विस सेटल फॉर एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी ब्रिलियंट यंगस्टर, मेरिट सिस्टम प्रमोट होगा इसमें। और इसमें भी अगर रिजर्वेशन लाया जा सकता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एल्डर केयर स्टार्टअप इस साल क्वेश्चन पूछा गया था मेंस 2023 में। केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी क्या होता है करुणा? केयर इकोनॉमी एल्डरली पीपल के रिगार्डिंग भी हो सकता है एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल नीड्स होती हैं, जो फिजिकल नीड होती है, बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो उन्हें फिर किसी केयर टेकर की जरूरत होती है, उसके बेसिस पे केयर केयर इकोनॉमी। मतलब अगर हिंदी में सोचो, केयर मतलब केयर करना। केयर किसको कर सकता है? ऐसे ही मैंने डिराइव किया था आंसर को मेंस में, क्योंकि ये पर मुझे थोड़ा आइडिया था, इसमें ज़्यादा नहीं था। तो केयर करना, केयर किसको कर सकता है? तो केयर पेशेंट को कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, ऑपरेशन के बाद केयर करना चाहिए। बच्चे को कर सकते हैं, एल्डरली को कर सकते हैं, तो क्रेश स्कीम आ जाएगा उसके अंदर में। फिर आयुर्वेदा आयुष आ जाएगा,
पोस्ट ट्रीटमेंट आ जाएगा, और एक एल्डरली में पेंशन आ जाएगा, ओल्ड एज होम हो जाएगा। तो वो ओवरऑल जो हो गया नर्स का पूरा इकोनॉमी, पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक बोले, केयर इकोनॉमी, वही बात है। तो इसमें स्पेसिफिक बात क्या है एल्डर का। तो एल्डर के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसमें हाईलाइट करूंगा, वो है पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और सेकंड है कि उनका डिग्निटी, हेल्थ केयर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के थ्रू होगा, दूसरा कि उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा वो सही होना चाहिए लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंडेशन में। तीसरा जो डिग्निटी है, डिग्निटी मिलेगा तब बेटा लोग रिस्पेक्ट करेंगे, बेटा बेटी जो भी। और फाइनेंस प्रॉपर्टी जो है उनका एक सिक्योर रहेगा, ऐसा नहीं कि बेटा भगा दे घर से या बेटी भगा दे कोई भी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओल्ड एज के लिए। और जो डेमेंशिया होता है और सीवीडी होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उस पर करने के लिए एक स्कीम आना चाहिए। मुझे लगता है कि एल्डरली को भी डालना चाहिए पीएमजे में, मेरे अनुसार। बाकी सबका अपना हो सकता है। मतलब हम पीएमजे का बात करते हैं ना, 5 लाख रुपीज पर ईयर वाला, वो एल्डरली को होना चाहिए, 60 ईयर्स के ऊपर पॉपुलेशन को होना चाहिए। और जो मेंटल हेल्थ में फेमटेक के फीमेल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल फेमटेक स्टार्टअप, तो फेमटेक इज इम्पोर्टेंट वर्ड। प्रेरणा, यू कैन टेक अप दिस वन। It is for the services related to menstruation, PCOS, fertility, breast cancer detection, etc. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेमटेक $60 बिलियन का स्टार्टअप है, वो पहुंच सकता है, $60 बिलियन इंडस्ट्री है, वहां तक पहुंच सकता है। और कैसे इंप्रूव करेगा विद रिगार्ड टू साइकेट्रिस्ट और हेल्थ केयर नीड्स, मेडिसिन, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर एक्सेट्रा। तो AI बेस्ड टूल भी रिड्यूस कर सकता है। तो फेमटेक वर्ड है, ओवरऑल निकाल सकते हैं। कोस्ट ऑफ एडन पता है कहाँ पर? रेड सी के बगल में एडन कोस्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका उसके ऊपर। AI बैंक ब्रांचेस द वे फॉरवर्ड। मेरे अनुसार कि बैंक ब्रांच तो इम्पोर्टेंट है ही, AI भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई थिंक ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, नहीं तो फ्रॉड बढ़ते रहेगा। ह्यूमन एलिमेंट में फ्रॉड तो कम होगा। आज भी देखा जाता है कि कोई भी मैसेज आता है बैंक की तरफ से तो लोग उसको यूज नहीं करते, क्योंकि लगता है कि वो फ्रॉड ही हो सकता है। कोई भी चीज़ बैंकिंग से हिसाब से मैसेज आएगा या फिर कॉल आता है तो वो डायरेक्टली बात नहीं करना चाहिए, आप डायरेक्टली बैंक में जाके बात करो। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है इसके लिए। SBI नहीं कर, SBI भी करते हैं सब। एंड एआई को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, फुल प्रूफ हाँ। नहीं है वो। हम्म। रुपए और UPI में क्या फ़र्क है? अच्छा, UPI और रुपए में। यूपीआई तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, हाँ फुल फॉर्म। हाँ ठीक है, ट्रू। और रुपए रुपए एक तरीके से क्रेडिट कार्ड होता है। रुपए हाँ। का ऑल्टरनेटिव क्या क्या है? रुपए, रुपए जो है उसका, हम्म। अगर आप बोलोगे उसके हिसाब से क्या क्या है, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, गोल गोल होता है ना, आप यूज़ करते होगे हम्म। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में, ATM या बाकी समय, जो दो गोल होता है, मास्टर कार्ड लिखा रहता है, वीज़ा होता है उसका, उसके उसको क्या करता था ना वो, कि मास्टर कार्ड और डेबिट वो ज़्यादा लेता था फीस, मर्चेंट से भी, बैंक से भी, और हम लोग से भी। तो उसको टैकल करने के लिए, और दुनिया भर में अगर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न डोमिनेशन रहेगा, तब इंडिया का जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है और हब है, उस पर इम्पैक्ट कर सकता है वॉर के समय में, लॉन्ग टर्म में। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया ने रुपए कार्ड लिया सस्ता में, तो डायरेक्टली वो डोमिनेशन को टैकल करने के लिए। और UPI तो पता ही, पेमेंट मैकेनिज्म है, एक इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है। कौन इसको करता है? तो NPCI करता है। किसके अंडर में आता है? NPCI के अंदर में आता है, और स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2007 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट, ये पार्लियामेंट ने पास किया था 2007 में। इनसाइडर ट्रेडिंग, का अंदर की बात बाहर बताना और मैनिपुलेट करना स्टॉक को। जनरेटिव AI एग्जाम्पल दिव्या।
प्रेरणा, बार्ड। ट्रू ट्रू ट्रू। चैट जीपीटी, बार्ड एक्सेट्रा जनरेट कर रहा है, जनरेटिव एआई मतलब एआई जो है ना वो जनरेट करेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। गाना जनरेट करवाना, गाना करेगा जनरेट, इमेज करेगा जनरेट, सब चीज जनरेट करेगा। इसको हिंदी में याद कर लो। फिर FHEI, एक मिड जर्नी, मिड जर्नी, ट्रू, वो इमेज के लिए होता है। मिड जर्नी, बार्ड हो गया, और बाकी सभी वीडियो बनाते हैं और भी टेक्नोलॉजी। ये बात करते हैं कि FHEI कैसे फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में जो खुलने वाला है और खुलेगा भी, कैसे इसको ऑपरेट करे, रेगुलेट करे। तो यूजीसी रेगुलेट करता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये रेगुलेट करता है जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को, और फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में आएगा उसको भी रेगुलेट करे। तो उसके लिए अलग से बिल लाया गया था NEP 2020 के अंदर में भी,